एक जाति के नेता को मंत्री बना देंगे, उसको चोरी करने देंगे। जैसे ही वो चोर बना तो वो अपनी कम्युनिटी को बेचना शुरू कर देता है। एक्चुअली ये नाली पॉलिटिक्स, ये सब नालियां जाके एक बड़े नाले में मिलती हैं और फिर बड़ा नाला जो है सबको निगल जाता है। Who will be the next face of JDU? फेस तो जेडीयू का एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है नीतीश कुमार और किसी और से अब होगा भी नहीं। नीतीश कुमार के साथ ही वो पैदा हुआ था और नीतीश कुमार के बाद उसका अस्तित्व बचेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, राउंड टेबल स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री देने की स्थिति में है, तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट शीतल पी सिंह सर हैं और ये जाने माने पत्रकार हैं और देश की निर्भीक और बेबाक आवाज है। तो सर, जेडीयू के जो घोर समर्थक हैं या कोर वोटर है, उनमें बड़ी निराशा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो ये सोच के वोट दिया था कि 25 से 30 नीतीश का जो एक स्लोगन चला था उसके आधार पे वोट दिया था। तो जिस तरीके की समीकरण बन रहे हैं बिहार में, तो लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि अगला जो सीएम होगा बिहार का वो कौन होगा। क्या जेडीयू से होगा, निशांत कुमार होंगे, या बीजेपी अपना पहला सीएम देने में सफल होगी? आपको क्या लगता है कौन होगा बिहार का अगला सीएम? नहीं, इसमें अब कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का ही सीएम होगा। बीजेपी ने बहुत बार, पिछली बार भी, इस बार भी उनसे ज्यादा संख्या होने के बावजूद ये कुर्बानी दी थी, क्योंकि वो एक विचारधारात्मक पार्टी है। वो 100 साल से एक विचार को लेके चल रहे हैं। कहने को तो इन लोगों का भी एक विचार था, समाजवादी विचार आप कह सकते हैं, लेकिन ये समझौतावादी विचारों में हमने इसे ढलते हुए देखा और बाद में धीरे धीरे इसका खात्मा हो गया और हमने इसे फिर अपॉर्चुनिज्म में बदलते हुए देखा और परिवारवाद में जाके ये समाहित होकर खत्म हो गया। बीजेपी ने ये सब इसलिए किया था, वो पहले भी ये हक मांग सकती थी कि वो एक लॉन्ग टर्म उनका पर्सपेक्टिव है और उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में नीतीश उनके लिए जरूरी थे उस समय, जब तक वो स्वस्थ थे और उनके साथ मिलकर वो चुनाव आराम से जीत रहे थे। इस बार भी जीते हैं, तो इसलिए उस उपयोग को वो उपयोग करते रहे। लेकिन वो स्थिति जब जैसे महाराष्ट्र है, उस जगह पे जब पहुंच जाती है, तो आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ वो सब देखा है। शिवसेना के साथ उनका एक लंबा एसोसिएशन था, अकाली दल के साथ उनका बड़ा लंबा एसोसिएशन था, शिवसेना के टूटे हुए हिस्से के साथ उनका बहुत छोटा एसोसिएशन बना, शरद पवार की पार्टी के साथ भी उनका एसोसिएशन बना। ये सब उनके मतलब रणनीतिक फैसले हैं। स्ट्रेटेजिकली वो चीजों को अलायंस में ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य तो उनका स्वयं सत्ता में आना है। तो अब जब स्थितियां पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, तो वो ये ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए कोई तर्क नहीं। ये तो मतलब अटकलें तो कुछ भी लगाई जा सकती, अटकलें लगती रहती हैं राजनीति में, लेकिन कोई इसके लिए मतलब आधारभूत तर्क नहीं। और जो होना है वो सीधे सीधे बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। और बीजेपी में जैसा इस समय हो रहा है, यानी जो तय करते हैं दो ऊपर के लोग, मोदी जी और शाह जी, वही होगा। जैसे उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए बिहार से ऐसे चेहरे को लिया जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं थे, वैसे ही आप देखेंगे कि इस मामले में भी इस तरह का कोई फैसला होगा और वो फैसला बहुत जल्दी हमारे आपके सामने होगा। बिहार में सर अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है और कुछ लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा होंगे, कुछ लोग किसी अति पिछड़े चेहरे की भी बात कर रहे हैं, रेणु कुमारी है। तो आपको क्या लगता है, बिहार में चूंकि 36% अति पिछड़ों की आबादी है, तो आपको लगता है कि बिहार में कोई अति पिछड़ा सीएम बनने वाला है? बिकॉज हमने 2 पिछड़े सीएम को देख लिया, 2 नहीं 3, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और ये नीतीश, ये दोनों डोमिनेंट ओबीसी कास्ट से आते हैं, यादव और कुर्मी कास्ट से। तो वो किस करवट लेंगे और क्या अति पिछड़ों को साधेगी चीफ मिनिस्टर फेस देख बीजेपी? देखिए, बीजेपी के यही सिर्फ कारक नहीं है, ये बिहार में ये कारक बहुत चर्चित होता है। इस तरह से बिहार में पहले, यानी लालू यादव के उदय से पहले, एक बार को छोड़ के, कर्पूरी ठाकुर साहब वाला कार्यकाल छोड़ के, लेकिन उसके पहले ज्यादातर सवर्ण चीफ मिनिस्टर्स वहां रहे। ब्राह्मण्स, राजपूत, भूमिहार सब वहां रहे। अब उसमें राजपूत चूंकि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं, ब्राह्मण जो 2 जगह हो गए हैं, राजस्थान में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं और एक आध जगह शायद और भी है। और ये जो भूमिहार नाम की एक जाति है जो बिहार में सबसे प्रभावशाली है, बिहार और ईस्टर्न, यस, ईस्टर्न यूपी में थोड़ा सा है। एक्चुअली बिहार इस समय मीडिया में और इस तंत्र में बहुत उनका हाथ पैर है और वो बहुत वोकल सेक्शन है, वो भी दावेदार हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में तो उनका मतलब बाई चांस वो नहीं हुआ, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में उनका नाम आ गया था जब बीजेपी की सरकार, जब योगी जी बने उसके पहले। इसीलिए मैं कह रहा था सर, विजय सिन्हा भूमिहार समाज से ही आते हैं। मैं जानता हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उनका भी दावा है। अब ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन बहुत सारी चीजों के बारे में तय करता है।
व्यक्तियों के बारे में हम आप बहुत वो नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग व्यक्तियों के बारे में बहुत ही ऐसे फैसले लेते हैं जो किसी को नहीं पता होता। हो सकता है वो भूमिहार बनाए, लेकिन विजय सिन्हा को ही बनाए, ये बात नहीं की जा सकती। और ये तो फैसले अजीब तरह से वो लेते हैं। ज्यादातर मामलों में ये माना जाता है कि वो ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो उनके लिए कभी कोई चुनौती न बने, जिनका कोई पहले से जनाधार न रहा हो, जो कोई बड़ा राजनीतिक कद न ले ले। वो जनरली ऐसे लोगों को हर जगह, जहां पर वो लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसका एक आप कह सकते हैं कि प्रतिवाद हो गया। वरना ज्यादातर मुख्यमंत्री लगभग ऐसे हैं जो मतलब अपना चुनाव भी लड़ने के लिए उनको मोदी जी के ही बैनर की दरकार होगी। तो वो एक ये भी धारणा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो खैर, ये सब चीजें हम लोग अब जब फैसला आएगा तो देखेंगे जी। मेरा अगला सवाल इसी से था, बीजेपी का उदाहरण अगर लेते हैं कि वो किस तरह के सीएम फेसेस को देना पसंद करती है, प्रेफर करती है, तो अभी हाल में ही आपने देखा उड़ीसा में उन्होंने एक पिछड़ी जाति के चेहरे को दिया, उड़ीसा में शायद आदिवासी दिया है, मोहन यादव को मध्य प्रदेश में दिया, नायब सिंह सैनी को हरियाणा में दिया। जी। तो भले ही नायब सिंह सैनी और मोहन यादव ओबीसी से आते हों, लेकिन वो एक तरीके से माने जाते हैं कि वो एक रबर स्टाम्प की तरह बिहेव करते हैं, यानी आरएसएस के कंट्रोल में वो हमेशा रहते हैं, सारे डिसीजंस आरएसएस उनके बिहाफ पर नहीं, लेती है। वही नहीं, सारे मुख्यमंत्री वो तो डिसीजन तो सारे के सारे रबर स्टैंप वाले ही होते हैं उस पार्टी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में थोड़ी सी इधर कहा उधर की शंका है, लेकिन कोई फैसले ऐसे नहीं है कि जिसमें वो प्रतिवाद कर रहे हो कभी। हाँ, एक चीज और है सर कि आप चूंकि कह रहे थे कि भूमिहार जाति के भी नेता इस रेस में आगे हैं मुख्यमंत्री के, तो मैं ये चीज, चूंकि मैं बिहार से आता हूं, तो मैं एक चीज बचपन से मैं देखता आया हूँ 90s से लेके अब तक, कि बिहार में अगड़ा और पिछड़ा का बहुत ही क्लियर कट डिवीजन है। अगर भूमिहार जाति के प्रति हमेशा से पॉलिटिकल सर्कल में रोष रहा है, इवन राजपूत समाज भी उनसे खुश नहीं था। मेरा बस ये सवाल था सर कि अगर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार में बनता है, तो आपको नहीं लगता कि ये अगड़ा और पिछड़ा का जो एक डिवाइड रहा है, या अगड़ा पिछड़ा सेंटिमेंट पे जो बिहार में हमेशा से सरकार बनती आई है 90s के बाद, कहीं फिर से ना वो सेंटिमेंट हावी हो जाए? करेक्ट, ये सवाल रहेगी, ये सवाल हमसे ज्यादा उन नेतृत्व उनका सोच रहा होगा। मैंने तो एक संभावना बताई, मैं निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ। एक मतलब विश्लेषण करने के क्रम में मैं इस तर्क को भी ले रहा हूँ कि ये भी एक दावेदारी है, लेकिन वो जो लोग डिसाइड करने वाले हैं वो सारे जोखिम देख रहे होंगे कि एक ऐसे राज्य में जहाँ करीब, अभी तो जनगणना जैसी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसमें पता लगा कि करीब 84% जो है वो गैर सवर्ण जनता है वहां, और उन 16% में मुस्लिम सवर्ण भी शामिल हैं। तो यानी 12-13%, 13-14% सवर्ण है। 10 से 11% है सवर्ण। हाँ, वही मतलब 13-14% जो भी सवर्ण हिंदू है। तो इतनी उनके लिए ये और बात है कि आजादी के बाद वो रहे और लंबे समय तक रहे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हुई हैं राजनीति की, उसमें बिल्कुल बीजेपी की लीडरशिप ये सब सोच रही होगी जो बातें तुम उठा रहे हो, वो बिल्कुल बात वो भी है। लेकिन ये भी है कि दावेदारी तो सब अपनी अपनी करते हैं ना अपने, और जो सामाजिक समूह हैं जो प्रभावशाली हैं, वो अपने हिस्से का गोश्त नोचने की कोशिश करते हैं राजनीति में। तो ये कोशिश हो सकती है, नतीजा क्या होगा तो हम लोग देखेंगे। सर, अभी हम क्षेत्रीय पार्टियों के भविष्य पर भी बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अब देश में मेरे ख्याल से 2 से 3 क्षेत्रीय पार्टियां बची है जो एक तरीके से पावर कॉरिडोर में इंपॉर्टेंस रखती है। अगर साउथ में हम देखें तो डीएमके है, और नॉर्थ में समाजवादी पार्टी है जो अभी 37 सीट्स लेके आई है लोकसभा में, और विधानसभा में भी ठीक ठाक इनके। बिहार में आपने अभी जो आखिरी चुनाव में देखा कि 85 सीट्स जेडीयू लेके आई थी, और मेरे ख्याल से राजद जो थी 26 सीटों पे सिमट गई थी। हाँ, राजद तो 26 सीट। क्षेत्रीय पार्टियों का एक तरीके से ढलान या अवसान पे चल रहा है, ये का जो कद था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। बीएसपी को हमने ऑलरेडी किस तरीके से वो शून्य पे करीब करीब आ चुकी। तो आपको क्या लगता है कि ये फिर से जो नेशनल पार्टी का राइज होने वाला है? क्योंकि अगर ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े राज्य हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा सांसद जीत के आते हैं, वहां अगर बीजेपी अपने दम पे सरकार बना ले जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये क्षेत्रीय पार्टियां संकट में है? नहीं, तो ये तो खैर ये बिल्कुल ठीक तुमने कहा, लेकिन वो पार्टियां 2-3 नहीं है, काफी हैं। पार्टियां तो अभी हैं, लेकिन वो संकट में है, ये सही है, और ये संकट लगातार बढ़ रहा है, ये भी सही है। उसकी वजह वो स्वयं है, क्योंकि देखिए, जब विचारधारात्मक सवाल बड़े हो जाते हैं
जैसे इस समय बीजेपी के आने से बड़े हुए हैं। उनकी एक विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है। उस विचारधारा के आधार पर वो विदेश नीति से लेकर देश नीति तक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अपरिचित था भारत जन से। तो अब उसकी पैरेलल जो विचारधारा है, उसका काउंटर करने वाली विचारधारा, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में नजर आती है। कांग्रेस की समस्या सिर्फ ये है कि एक लंबे समय तक सरकारों में रहने की वजह से उसमें वो सारी बीमारियां आ गई थी, जिन बीमारियों की वजह से किसी का भी क्षय होता है, और उनका भारी क्षय हुआ। वो एक लंबे समय से बहुमत मिलने से वो वंचित रह गए हैं। उनका आखिरी चुनाव 1984 था, जब उनके पास ऐतिहासिक बहुमत आया था, 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें आई थी। उसके बाद से उनको कभी बहुमत नहीं मिला अकेले अपनी पार्टी के तौर पर। हाँ, एक बार उन्होंने 2009 में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था, वरना वो 140-150 सीटों की पार्टी लंबे समय से रह गए थे। और अब तो वो घट के फिर 40-50 सीटों की हो गए थे। इस बार किसी तरह 99-100 तक पहुंचे हैं। तो लेकिन अब जो ग्रोथ का चार्ट है, उसमें जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके लिए बिना विचार के सिर्फ सत्ता में बने रहने, और सत्ता में बने रहने में अपने परिवार वगैरह का समावेश करने, और तमाम तरह के आर्थिक आरोपों से जूझते समय इन विचारधारात्मक पार्टियों का मुकाबला करना उनके लिए कठिन होता चला जा रहा है, और होता चला जाएगा। अब हो ये सिर्फ रहा है कि जिन प्लैंक्स पर वो आते थे, उन प्लैंक्स को भी राष्ट्रीय पार्टियों ने ले लिया है। जो बिहार हाँ, की और यूपी की पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय के आधार पर सत्ता में आई और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि उसमें मुख्यमंत्री पदों पे रहे, जिसका अभी तक ये आखिरी हस्तक्षेप आप मानेंगे कि नीतीश कुमार जी हैं, जो अब राज्यसभा में आ रहे हैं। तो ये सब लोग जो है, इनके मामले को राहुल गांधी इनसे बेहतर उठाते हैं। राहुल गांधी हाँ, इस समय सामाजिक न्याय पर जितना बोलते हैं, उतना तो ये खुद नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव, वो पता चला कि दूसरी तरह की कोशिशें करते नजर आते हैं। जो उनका वैचारिक जो उनका आधार है, उस आधार पर उनको हम बोलते हुए कम सुनते हैं। और वो जो तिकड़मबाजी होती है कि ब्राह्मण समुदाय हमारे साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि राजपूत नाराज हो रहा है परशुराम कि नहीं जी हो रहा की पूजा करवा रहे हैं, परशुराम की है। हाँ, मूर्ति वो अलग। कुंभ में नहाने गए कि नहीं गए, जनेऊ पहना कि नहीं, इस तरह की बातों में वो फंसे हुए मिलते हैं। तो जब वो विचार वो अमल में ही नहीं ला रहे हैं, उसको राहुल गांधी अगर ढो रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे राहुल गांधी की ओर देखना सुनना पसंद करेंगे। भले ही वो अभी बहुत कमजोर हैं उत्तर भारत में, यूपी बिहार में तो बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन वो जो मुद्दे ले रहे हैं, जो कि देश के दो ही मुद्दे बचे हुए, सवर्ण जातियों को अपना प्रतिनिधि बीजेपी में दिखाई देता है, उन्होंने बीजेपी को अंगीकार कर लिया है, और बीजेपी कोशिश भर उनके लिए खड़ी रहती है। कभी उससे गलती हो जाती है तो वो उसको कोर्ट रोड के जरिए सुधरवा लेती है। मीडिया में उसका हस्तक्षेप है तो वो बातों को डिफेंड भी कर सकती है अपने। लेकिन इन रीजनल पार्टीज के पास तो ये सब कुछ नहीं है, और अगर विचार भी नहीं है तो वो कितने दिन तिकड़मों पर या छोटे मोटे परिवारवाद। तर्कों पर बचे रहेंगे। इसलिए अब उनको तो मुश्किल होनी ही है। जी। जब जब रीजनल पार्टी का जिक्र आता है, तब तक परिवारवाद का जो डिबेट है वो हावी हो जाता है। तो हम जहां भी अगर किसी रीजनल पार्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे डीएमके हो, सपा हो, राजद हो, वहां पे हमें परिवार का फैक्शन नजर आएगा, परिवारवाद नजर आएगा। परिवारवाद कहने का मतलब वही उसी परिवार से कोई मुखिया होता है जो उस पार्टी का सारे डिसीजंस लेता है। तो जी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे अछूते थे। वो हमेशा कहते थे, राजद पे आरोप लगाते थे, राबड़ी देवी पर आरोप लगाते थे, लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगाते थे कि इन्होंने अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाया, या लालू प्रसाद के जाने के बाद चीफ मिनिस्टर अपनी बीवी राबड़ी देवी को बनाया। तो इस तरह के आरोप वो अपने राजनीतिक जीवन में लगाते रहे। लेकिन अब जो समीकरण बन रहा है, जब से वो राज्यसभा की तरफ आ रहे हैं, राज्यसभा ज्वाइन करने वाले हैं, वो तब से ये आरोप लगने, ये इस तरह की अफवाहें या अटकलें या फिर उसको सच्चाई भी बोल सकते हैं कि उनके पुत्र निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है जेडीयू में। अब ये जेडीयू में वो एक तरीके से एसेट होंगे या लाइबिलिटी होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके बेटे इस पार्टी में आए और उसकी कमान संभालें। परिवारवाद का शब्द आरोप के तौर पर राजनीति में नेहरू गांधी परिवार के लिए पैदा किया गया था, और ये भी सोशलिस्टों ने ही पैदा किया था, जिसको बाद में तो ये जनसंघ और फिर अब बीजेपी और आरएसएस ने लपक लिया और अपने हाथ में हथियार के तौर पर बना लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके भी पास परिवार है इस देश में और वो राजनीति में है, उसके परिवार ने राजनीति में ज्यादातर मामलों में हमने पाया है, अपवाद हर चीज के होते हैं, ज्यादातर मामलों में हमने पाया कि उनके परिवारों ने बाद में राजनीतिक विरासत संभाली है। और वो ऐसे असंख्य लोग बीजेपी में भी हैं, ऐसे असंख्य लोग रीजनल पार्टीज में भी हैं, लेकिन ये हमेशा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है दूसरे के लिए। लालू को परिवार के लिए गाली मिलेगी
नीतीश कुमार परिवार चलाते कहाँ थे? नीतीश कुमार का जो निजी जीवन है उसके बारे में मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन जो उनकी सूचनाएं हैं वो इसी तरह की है कि वो पारिवारिक जीवन उनका बहुत नॉर्मल नहीं था। और जो ये उनके पुत्र हैं, इनके बारे में जो सूचनाएं मेरे पास हैं और बहुत ऑथेंटिक सूचनाएं हैं कि थोड़ा सा इनको भी जो भी परिस्थितियां इनकी पारिवारिक रही, पिता राजनीति में ज्यादा वक्त देते रहे, तो पारिवारिक समय उन्हें देने से उनके विकास में कठिनाइयां आई हैं। मैं उससे हाँ हाँ। अतिरिक्त नहीं कहूंगा। जो लोग हैं वो अपने आप समझे बूझे, किसी के व्यक्ति के बारे में इससे अतिरिक्त कहने का मुझे हक नहीं है, लेकिन कठिनाइयां रही, इतना मैं कह सकता हूँ। उन कठिनाइयों की वजह से वो वहां हमें नहीं मिले जहां अब मिलने जा रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की इच्छा न रही हो, ये तो प्रकट हो गया। और वो चूंकि अपने परिवार को ज्यादा समय उन्होंने देने की जगह राजनीति को ही ज्यादा समय दिया है और उससे परिवार उपेक्षित रह गया, इसलिए वो परिस्थिति आई। लेकिन जब मौका आया तो हम पाएंगे कि वो भी अपने परिवार के लिए जो कर सकते हैं वो करते हुए मिलेंगे हम। ऐसा नहीं, राजनाथ सिंह जी अपने परिवार के लिए करते हैं, अमित शाह अपने परिवार के लिए करते हैं, हर उनका नेता जिसके परिवार है वो अपने परिवारों के लिए करता हुआ हमें मिलता है। कई लोगों के 3-3 पीढ़ी राजनीति में है। सिंधिया परिवार परिवार है जिसके लोग राजनीति में हैं। और बहुत सारे परिवार जो कांग्रेस में एक जमाने में थे, तो वो सब अब परिवार बीजेपी में हमें मिलते हैं। अब तो पार्टी बदलना बदलना बड़ा सरल है और लोगों में कोई इस तरह का नैतिक बोध नहीं रहता कि हम इस पार्टी में आज तक थे और कल उसमें चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये सवाल अब चूंकि राजनीति में खत्म हो गए हैं, इसलिए अब ये कोई आरोप उस तरह से नहीं है। लेकिन अभी भी नेहरू गांधी परिवार के लिए राजनीतिक तौर पर यह आरोप इस्तेमाल किया जाता है और एक हद तक लालू परिवार के लिए भी। नहीं, मेरा ये कहना है कि निशांत कुमार जो मतलब परिपक्व भी नहीं है ना, उन्होंने मतलब राजनीति किया है अभी तक, तो मुझे लग रहा है ग्राउंड पे उन्होंने कभी राजनीति नहीं किया है। बस 1-2 महीने से उनके बारे में सोशल मीडिया पे थोड़ा माहौल बनाया जा रहा था, पीआर एक्सरसाइज चल रहा था। वो कहीं जाते थे तो मीडिया उनसे 2-4 सवाल कर लेती और वो मेरे ख्याल से हाथ जोड़ के बस पापा अच्छा कर रहे हैं टाइप के कुछ बयान दे देते थे। तो धीरे धीरे कर कर के जनमानस में उनकी एक मतलब इमेज को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो समीकरण बन रहा है कि अब वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम की कुर्सी पे शायद बैठने वाले हैं, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही है। तो जो ये अनुभवहीनता है वो क्या इनके आड़े आएगी? क्या ये मतलब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? हमें लगता है अभी हमें इस सवाल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई और फैसला कर रखा हो नीतीश कुमार ने या अन्य ने, तो हमें देखना चाहिए। जब वो आ जाए तब हम इस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सही है जो आपने कहा, वो सब सही है कि उनका कोई अनुभव हमारे सामने नहीं है। जो भी उनका बोलचाल है वो बहुत प्रभावशाली नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ऐसा लालू यादव के दूसरे बेटे जो है बड़े वाले, उनके बारे में भी होता है बहुत बार। और बहुत बार उन्होंने पूरे परिवार को अपनी समस्याओं में रखा है और लगातार ही समस्याओं में ही रखा हुआ है। तो ये सब सभी लोगों के बच्चों के बारे में है। बहुत कम लोगों के बच्चे जो भी उस तरह से राजनीतिक रूप से सक्षम या होनहार मिलते हैं जैसे उनके पिता। लेकिन फिर भी बार बार हम पाते हैं कि लोग अपनी विरासत अपने परिवार में ही और खासकर अपने बेटे बेटी को ही देते हुए हमें हर जगह मिलते हैं। लेकिन वही लोग हम उनका अतीत देखते हैं या मौका देखते हैं तो दूसरों को इस बारे में आलोचना करते हुए भी मिलते हैं। तो ये हमारे राजनीति का एक बहुत विद्रूप है, सर, लेकिन ये रियल है। सर एक मैं इस पे बातचीत करना चाहूंगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो एक आइडिया है राजनीति में, जैसे दलित के नाम पे वोट देना या फिर ओबीसी के नाम पे वोट देना या मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे जो राजनीति होती है या वोटिंग का पैटर्न देखने को मिला। कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी जब बीजेपी आई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि एक हिंदू आइडेंटिटी पे उनको वोट मिल रहा है। लेकिन जो उनका मतलब पॉलिटिक्स करने का तरीका है उनमें से उससे ये साफ झलकता है कि वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट करते हैं जाति के समीकरण। जैसे वो एक दलित को राष्ट्रपति बना देंगे, एक ट्राइबल को बना देंगे या कहीं किसी और एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना देंगे जैसा उड़ीसा में बनाया। तो इस तरह के से जो राजनीति कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने मतलब ये जो फॉर्मूला है वो रीजनल पार्टी वाला भी अपना लिया है और एक नेशनल कैरेक्टर उनका जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। तो इस हालात में आप जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब क्षेत्रीय दल कर रहे थे वो कहाँ तक कर पाएंगे? क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का दौर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इस देश में? देखिए, आजादी के समय तक हमारे देश की पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स टफ होती है और उस पे टिके रहना और कठिन काम होता है। वो बहुत सारी चीजों की डिमांड करती है और उसमें उत्तरोत्तर उसको परिमार्जित भी करना होता है, सांगठनिक तौर पर भी और विचार के तौर पर भी।
ऐसा न करने से वो उसमें क्षय होने लगती है। इसकी जगह जो विकल्प की राजनीति है उसमें शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उसका सबसे सफल माध्यम है, सबसे सरल और सबसे सफल। तो एक बड़ी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वो है हिंदू आइडेंटिटी। इस्लाम की आइडेंटिटी पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ, वो भी करती हैं अपना। सभी तो ईसाइयों की भी वैसे पार्टियां, ईसाइयों के आधार पे भी पार्टियां हैं। ये तो एक बड़े कैनवास हो गए, लेकिन उसमें चूंकि हिंदू सबसे बड़ी आबादी है 80%, तो वो कैनवास सबसे बड़ा है और वो पार्टी सबसे बड़ी है उसकी पॉलिटिक्स करने वाली, और वो इस समय सत्ता में है। अब इसको देख के और इसकी सफलताओं को देख के जो दूसरी आइडेंटिटीज हैं छोटी छोटी, जो रीजनल हैं या जाति के आधार पर हैं जाति विशेष या की अन्य पार्टी आधारों पर हैं, वो भी इसका प्रयोग करती हैं। और उसको ये जो बड़ी आइडेंटिटी वाली राइट विंग पॉलिटिक्स है है, बीजेपी की, वो उनको हवा भी देती है, क्योंकि उसके लिए सहूलियत होती है अप्रोप्रिएट कर कि लेते जो हैं। हाँ उसको हाँ, बड़े सवाल हैं उनके जवाब देने की जगह उसके लिए आसान होता है कि जैसे वो एक्चुअली सवर्णों की पार्टी है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट सवर्णों के सर्व हो रहे हैं, उसमें ज्यादा बेनिफिट सवर्णों का हो रहा है, लेकिन वो पिछड़ी जातियों और दलितों में ये भरोसा देना चाहती है, जैसा वो कहती है कि हम तो सबका विकास, सबका वो कर सबका रहे हैं, साथ सबका विकास। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास चल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास के ताम झाम को दिखाने के लिए वो इन सब सेक्शंस में भी लोगों को अपने साथ, जैसे आपने बताया कि आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया या मुख्यमंत्री बना दिया या कोई मंत्री बना दिया, कुछ छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी चीजें भी दे दी दो चार, वो लेकिन इन सिंबॉलिक जनरल, होता है। हाँ इन जनरल आप देखेंगे सर्विसेज में, बिजनेस में, जुडिशरी में, प्रेस में, जहां जिस जिस डिसिप्लिन से देश चलता है उसमें वो गायब कर देते हैं। उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा देंगे, उसमें लोगों को अटकाए रहेंगे, कोर्ट में अटका देंगे, इधर अटका देंगे, फैसलों में फाइल में अटका देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन एक जाति के नेता को मंत्री बना देंगे, उसको चोरी करने देंगे, उसको बल्कि चोर बनने में वो मदद करेंगे कि चोर बन जाए, क्योंकि चोर बनते वो कमजोर हो जाता है। जैसे ही वो बिल्कुल चोर बना तो वो अपनी कम्युनिटी को बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको चोरी का पैसा बचाना होता है, चोरी के फायदे बचाने होते हैं। वो अपने बेटे को एमएलए का टिकट मांग रहा होता है, अपनी समधी को एमपी का टिकट मांग रहा होता है। तो ये जो जातियों के इस तरह के संगठन बनते हैं, ये अल्टीमेट जाके एक बड़े नाले में, एक्चुअली नाली पॉलिटिक्स, तो ये सब नाली नालियां जाके एक बड़े नाले में मिलती हैं और फिर बड़ा नाला जो है सबको निगल जाता है। तो निकल जाए ये जो ये एक सच्चाई है हमारे दौर की, और देश की। इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो लाभान्वित होती रहती एक सर मैं आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा कि हमने देखा है कि कई सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो गई है, जिन्होंने मतलब बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस में आए या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। आपने देखा है शिवसेना का क्या हाल हुआ, अकाली दल का क्या हाल हुआ, आईएनएलडी जो हरियाणा में था उसका क्या हाल हुआ, और अब हम देखने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जेडीयू का क्या हाल होगा। तो कई सारी चीजें आजकल चल रही है कि हु विल बी द नेक्स्ट फेस ऑफ जेडीयू। तो अगर आप इस पे कोई फेस कमेंट। फेस तो जेडीयू का एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसका नाम है नीतीश कुमार। उसका कोई अल्टरनेट फेस हो ही नहीं सकता। उन्होंने कई अल्टरनेट फेस ट्राई किए, जो जिनको प्रेसिडेंट वगैरह बनाया, उन लोगों ने मिलाया अपने था, आप को ट्राई, हाँ उन लोगों ने खुद को भी ट्राई किया, जैसे वो एक उनके सीपी सिंह थे या आरसीपी क्या से थे, एक आरसीपी से। हाँ आईएएस आरसीपी सिंह थे, 83-84 बैच के, शायद 84 बैच के आईएएस थे वो, या 83 के। हाँ हाँ, और वो जो है उनको बनाया था, पंजाब वो से। उसी कम्युनिटी के भी थे। उन्होंने फिर बाद में अलग भी हुए, बीजेपी में भी गए, अपनी अपना भी कुछ बना, नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो पाता, और किसी और से अब होगा भी नहीं। तो वो नीतीश कुमार के साथ ही वो पैदा हुआ था, और नीतीश कुमार के बाद उसका अस्तित्व बचेगा नहीं। कुछ दिन घिसट सकता है, लेकिन जब ये सुसंगठित पार्टियां खत्म हो गई तो इन पार्टियों का अब भविष्य कुछ नहीं है। ये कितने दिन चलेंगी वो एक अलग चीज है, ऑब्ituary लिखने में हमें कितना वक्त लगेगा ये एक अलग बात है। कोई एक दो चुनाव घसीट सकता है, कोई नहीं घसीट पाएगा, और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, व्यक्तिगत तौर पर चीजें बढ़ जाएंगी, और बहुत से लोग फिर बीजेपी में एसिमिलेट हो जाए। सबसे जाते सबसे जाते ज्यादा नालियों का अंत यही होता है कि बड़े नाले में ही जाके अपनी मिल जाए। आइडेंटिटी भी खोजते हैं। जी। चलते चलते सर एक सवाल ये लेना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या हमें सामाजिक न्याय की जो राजनीति की जो शुरुआत हुई थी पोस्ट मंडल, मंडल कमीशन, मंडल की जो राजनीति थी जिसके दो सबसे बड़े चेहरे हमने देखे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, अब ये एक तरीके से आखिरी
उम्र के आखिरी दौर में भी कह लीजिए और राजनीति के अपने आखिरी ढलान पर है। तो इनके बाद क्या बिहार में वही हिंदुत्व पॉलिटिक्स होगी या फिर कभी आरजेडी, जिनके अभी अगुआ एक तरीके से तेजस्वी यादव है, वो कमबैक कर पाएंगे? क्योंकि बिहार में अगड़ा और पिछड़े का जो भाव है पॉलिटिक्स में वो अभी भी जिंदा है। तो क्या लगता है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स वहां पे सफल होगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सफल हुई? मुझे ये तो नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स जो सामाजिक न्याय की है ये कहीं खत्म होगी, ये तो रहेगी, यही आधार संरचना रहेगी। हमारे समाज का मेन कंट्रडिक्शन है ये। लेकिन क्या ये लालू के बेटे के हाथ में रहेगी और अखिलेश यादव के हाथ में रहेगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये लोग चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं और ये लोग आज की राजनीति की जो चुनौतियां बीजेपी इनके सामने पेश कर रही है, ये उसका मुकाबला करने की काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए इनमें से कौन कितने दिन सरवाइव कर पाएगा, इनकी पार्टियों का भी क्या हाल रहेगा, ये सब आज आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि जो समय है वो बहुत दूसरी चीजें डिमांड कर रहा है। बहुत टफ टराइन सामने रख दिया है हिंदुत्व की राजनीति ने, और दुनिया में जो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं, देश में भी हो रही हैं, उन सब चीजों का सामना करने लायक ये लोग नजर नहीं आते। ये तो इनको एक विरासत में एक बड़ी चीज मिल गई थी, और वो अभी चूंकि सामाजिक जो हमारे अंतर्द्वंद है वो विद्यमान है, इसलिए इन लोगों का अस्तित्व बना हुआ है। इनकी किसी काबिलियत से नहीं है वो, बल्कि ये तो उसकी एक, आप कहिए कि मलाई खा रहे हैं और हम लोग उसको देख रहे हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस को क्या इससे फायदा होगा? बिहार में फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका मिलेगा उन्हें? कांग्रेस की भी बहुत भारी दिक्कतें हैं और कांग्रेस का सांगठनिक और वैचारिक ढांचा अभी फिर से, वो कांग्रेस को फिर से बनना है। कांग्रेस जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब एक नई कांग्रेस के पास सिर्फ ये है कि एक बैनर बहुत पुराना और बड़ा है और उसका एक सामाजिक नाम, एक ब्रांड है उसके पास जो दूसरों से बहुत बड़ा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के सामने अगर कोई ब्रांड है तो वो सिर्फ कांग्रेस। लेकिन उस ब्रांड के नीचे बहुत कुछ किया जाना सांगठनिक तौर पर और राजनीतिक रूप से जरूरी है, जो अभी पेंडिंग है। इसलिए किसी चीज के बारे में कोई जल्दबाजी में हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हम फेल होंगे, मेरा ये कहना। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय राजनीति की आत्मा है और अभी आत्मा भटक रही है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद फिर से आत्मा का फिर से राजनीति में अच्छे से प्रवेश हो और नई सरकार बनाए। अब जो दौर है वो रियलिटी के तौर पर देखें तो जो राइट विंग है वो सांगठनिक तौर पर और आज के दौर के हरबा हथियार से और परिस्थितियों से बहुत फेवरेबल पोजीशन में है। उसका सामना करने के लिए जो कुछ किए जाने की जरूरत है वो जुमलों से नहीं होगा, वो एक बहुत गंभीर काम है, अनवरत काम है, और तब कहीं जाके वो नतीजों पर पहुंचेगा। जो लोग शॉर्टकट के इंतजार में हैं या जिनको अतीत की किसी रेफरेंस से कुछ गलतफहमियां हैं, वक्त उनको सबक दे दे। धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में शीतल सर मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस पे चर्चा करी कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार का आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा, और जो रीजनल पार्टियां हैं वो क्यों खतरे में है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्यों एक नाली की पॉलिटिक्स है, और क्यों आखिरकार इसको नाले में ही मिलना है, क्यों आखिरकार जो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं जो एक तरीके से भयावह पार्टी है वो उसको निगल जाएगी। तो इन सब बिंदुओं पे उन्होंने विस्तार से चर्चा की, और इस खास बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शीतल सर को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। और अब हम इस चर्चा का समापन करते हैं। मिलेंगे हम अगले किसी एपिसोड में जिसमें हम नए सब्जेक्ट पर बात करें। धन्यवाद।